बम्बई में मेरे शबो रोज घूमने फिरने और हाजी मस्तान के तरतीब दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक निगार खानों और मशहूर फिल्मी सितारों से मिलने में गुजरने लगे, जिनसे सुनने वालों को शायद दिलचस्पी ना हो। सिर्फ एक वाकया मुख्तसरन पेश खिदमत है। बम्बई में यूं ही घूमते हुए एक रोज हम मशहूर कॉमेडियन महमूद के एक फ्लोर स्टूडियो कला मंदिर के पास से गुजरे। यहाँ जाना अगरचे हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं था, लेकिन मैं अपने मुहाफिजों की गाड़ियाँ सड़क पर रुकवा कर स्टूडियो की तरफ चल दिया। पहले स्टूडियो के दफातर आए, मालूम हुआ कि महमूद भी वहाँ बैठा है। मैंने महमूद के सेक्रेटरी को महमूद के फैन की हैसियत से मिलने की ख्वाहिश की। वो मुझे अपने कमरे में बिठाकर महमूद के पास गया। उन दोनों कमरों के दरमियान लकड़ी की पार्टीशन और इस पार्टीशन में शीशे की एक स्लाइडिंग छोटी खिड़की भी थी। सेक्रेटरी के पास एक आदमी आया जिसने बताया कि वो महमूद का छोटा भाई अल्ताफ है और मिलने की वजह पूछी। मुझे देखते ही वो गहरी नजरों से मेरा जायजा लेने लगा। कुछ देर बाद वो बोला कि मैं महमूद भाई से पूछ कर आता हूँ। स्लाइडिंग खिड़की शायद थोड़ी सी खुली रह गई थी या पतली पार्टीशन की वजह थी कि मुझे अल्ताफ की महमूद के साथ बात सुनाई दी। वो कह रहा था, महमूद भाई, ये शख्स यकीनन वही मफरूर पाकिस्तानी है जिसकी तस्वीर अखबार में छपी हुई थी और मैंने आपको दिखाई भी थी। महमूद के पूछने पर कि अब क्या करें, अल्ताफ ने कहा, हम पुलिस को इत्तला देते हैं, इसे हम अपने स्टूडियो से गिरफ्तार करवाएंगे। ये सब गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी। अल्ताफ ने कहा, भाई, ओवरनाइट यू विल बिकम ऑल इंडियाज नेशनल हीरो। ये सुनकर अब मेरा वहाँ रुकना मुसीबत को खुद दावत देने के मुतरादिफ था। मैं उठा और तेज कदमों से सड़क की तरफ चल दिया और इससे पहले कि वो अपने प्रोग्राम को अमली जामा पहनाते या मुझे रोकने की कोशिश करते, हमारा गाड़ियों का कारवान वहां से रवाना हो चुका था। ऐसा ही एक वाकया मैरीन ड्राइव पर हिल टॉप होटल में दोपहर के खाने के दौरान पेश आया। उस होटल के फ्राइड झींगे बहुत मशहूर थे। मैंने पहला झींगा अभी उठाया ही था कि बॉम्बे पुलिस के कई अफसरान और दर्जनों सिपाही होटल में दौड़ते हुए दाखिल हुए। कुछ रिसेप्शन की तरफ गए और कुछ लॉबी से मुल्हिका रेस्टोरेंट में आ गए जहाँ मैं बैठा हुआ था। मेरा हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। पुलिस अफसरों के पास कुछ तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर वो लॉबी और रेस्टोरेंट में बैठे लोगों की शनाख्त कर रहे थे। मुझे यकीन हो गया कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैंने जल्दी से अपना पिस्टल निकालकर अपने सफारी सूट की पैंट में उड़स लिया। पुलिस को यूं होटल में आते देखकर मेरे 6 मुहाफिज भी खतरे की बू सूंघते हुए होटल की लॉबी में आ गए। मैंने देखा कि उन सब के हाथ कपड़ों में छुपे असलहे पर थे। पुलिस मुझे गिरफ्तार करने में कामयाब होती या ना होती, लेकिन इस कोशिश में बहुत से पुलिस वालों की लाशें जरूर गिरती। रिसेप्शन पर गए पुलिस अफसरों ने लॉबी और रेस्टोरेंट से पुलिस वालों को बुलवाया। उनमें से कुछ तो होटल की 2 लिफ्टों में और बाकी सीढ़ियों से ऊपरी मंजिलों की तरफ चले गए और 10-15 मिनट में ही वो 2 आदमियों को हथकड़ियां लगाए और मारते पीटते लॉबी में आ गए। कुछ सिपाहियों ने 5 सूटकेस उठा रखे थे। उनके जाने के बाद मैंने बड़ी बेदिली से थोड़ा सा खाना खाया। रिसेप्शन वालों ने बताया कि ये अफगानिस्तान से भारी मिकदार में जाली भारतीय करेंसी लाए थे और मुखबरी पर पकड़े गए हैं। बाद में हाजी मस्तान ने मुझे बताया कि हिल टॉप होटल इसी तरह के नाजायज काम करने वालों का गढ़ है। बम्बई में रहते हुए अब मुझे उकताहट होने लगी थी। दिल्ली में क़याम के दौरान तकरीबन हर रोज साथियों और लड़कों से मिलना, दिए गए मिशंस की तकमील के लिए प्लानिंग करना, डाक वसूल करना और भेजना और आज़ादी से बिला खौफ हर जगह जाने और खतरनाक मिशन अंजाम देने की आदत सी पड़ गई थी। बम्बई में मफरूरी की हालत में सबसे अलग थलग और पहरेदारों के साथ सिर्फ मखसूस जगहों पर जाते जाते मैं उकता गया था। इस कैफियत का जिक्र मैंने हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल से भी किया। पाकिस्तान से भारत आते वक्त मेरे दिल में 71 की पाक भारत जंग के नतीजे में पाकिस्तान के दोलख्त होने का सदमा और अपने तई इस जिल्लत का बदला लेने की ख्वाहिश थी। दिल्ली में मेरी गिरफ्तारी और तशद्दुद के दौरान मेरे मजहब और मेरे वतन का तमस्खर उड़ाने से भारत से मेरी नफरत और बदला लेने की ख्वाहिश में 2 चंद इजाफा हो चुका था और नफरत की इस आग को बुझाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। मैंने उन दोनों को कहा कि मेरी ज़हनी कैफियत बिल्कुल ऐसी हो चुकी है जैसे किसी बहुत ही दिलचस्प किताब पढ़ने वाले की किताब में आखिरी सफ़ात न होने से होती है। मैंने उन्हें कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं वापस दिल्ली चला जाऊं। मेरे साथियों को तो अब पाकिस्तान से नया ग्रुप लीडर मिल चुका होगा और वो मेरे किसी प्लान को पूरा करने के पाबंद न होंगे, लेकिन बशीर के गिराज के लड़के तो मेरे लिए हर काम करने को हम वक्त तैयार मिलेंगे। हाजी मस्तान ने कहा कि भारत सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद नहीं, वहाँ जाने की बजाय यहाँ भी तुम अपने दिल के अरमान पूरे कर सकते हो। अगर यहाँ से जी उगता गया है तो कलकत्ते या मद्रास चले जाओ, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हम दोनों पर है और यहाँ
जहां तुम्हें हमारा और हमारे गिरोहों का पूरा ताउन हासिल है। जिस बड़े पैमाने पर तुम्हारी तलाश जारी है, बम्बई में तो तुम बच सकते हो, लेकिन मद्रास और कलकत्ते में तो तुम हजारों में पहचान लिए जाओगे। मैंने भी जब जज्बात को अलग करते हुए सोचा तो इसी नतीजे पर पहुंचा कि इन हालात में बम्बई से बेहतर कोई जगह नहीं। मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक स्टेन गन और 3-4 भरे हुए फालतू मैगजीन दें और पहरेदार मुहाफिजों को हटा दें। मैं अकेला ड्राइव करके बम्बई में घूमना चाहता हूँ। उसी रोज मेरी गाड़ी में ड्राइवर की सीट के नीचे बने खाने में एक स्टेन गन और 4 एक्स्ट्रा मैगजीन रखवा दिए गए। गाड़ी की चाबी मुझे दे दी गई। अगले रोज मैं गाड़ी लेकर निकला तो कोई मुहाफिज न था। मेरा रुख सेंटा क्रूज एयरपोर्ट की तरफ था। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा कि खासे फासले पर मुहाफिजों की दोनों गाड़ियां मेरा ताकुब कर रही थीं। मुझसे वादा करने के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले थे। मैंने दिल ही दिल में उनके इस इक़दाम को सराहा और इस बारे में खामोशी को ही बेहतर जाना। इस दौरान मैंने 2 मुख्तलिफ दिनों में अजंता और एलोरा के गार देखे। इन गारों में पत्थरों से तराशीदा फन के बेहतरीन नमूने थे। एक फनकार की हैसियत से उन्हें जितना भी सराहा जाए कम है, लेकिन उनकी तफसील बयान करने की अखलाक और हमारी अक़दार बिल्कुल इजाजत नहीं देती। एक रोज शाम ढले हाजी मस्तान ने मुझे फोन किया और जल्द से जल्द अपने मालाबार हिल के बंगले पर आने का कहा। मैं तैयार होकर उसके घर पहुंच गया। यूसुफ पटेल भी वहां मौजूद था। हाजी मस्तान ने कहा कि उसके माल की एक बड़ी खेप आज रात आने वाली है और खेप उतारने के दौरान गोवा से बुलाए गए गोताखोरों का भी टेस्ट होगा। रात 12 बजे के बाद सबकी तरह मुझे भी एक ओवरऑल पहनने को दिया गया और चेहरे पर ग्रीस लगा दी गई। इस हुलिये में हम सब कमांडोज दिखाई दे रहे थे। काम भी खतरनाक था। फर्क सिर्फ ये था कि यहाँ मजीद दौलत जमा करने की ख्वाहिश थी और वहाँ वतन की मोहब्बत और मुमलिकत की सालमियत पेश नजर। उन दोनों के कारकुन तो पहले ही अपने लिए मुतय्यन मकामात पर पहुंच चुके थे। हम रात के 1 बजे वहाँ पहुंचे। उस जगह का नाम घास बंदर था और यहाँ मछेरों की सैकड़ों छोटी बड़ी कश्तियां और लॉन्चें मौजूद थीं। हम गाड़ियों से उतरकर एक लॉन्च में बैठ गए। ये लॉन्च समंदर के अंदर 2 मील जाकर रुक गई। हमारी लॉन्च पर मेरे, हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल के अलावा 10-12 मुहाफिज भी थे। इस लॉन्च को सिर्फ निगरानी करनी थी। हमारी लॉन्च से कुछ ही फासले पर एक और लॉन्च लंगर डाले हुए थी। उस लॉन्च में से 2 नंगे जिस्म आदमी गैस सिलेंडर बांधे समंदर में कूदे। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो दोनों आदमी सतह समंदर पर उभरे और लॉन्च में सवार हो गए। वो लॉन्च साहिल समंदर की तरफ चली तो हम भी उसके पीछे हो लिए। हमारी लॉन्च तेज थी, इसलिए पहले हम साहिल पर पहुंचे और अपनी गाड़ियों में जा बैठे। दूसरी लॉन्च साहिल के करीब पहुंची ही थी कि उसके दोनों गोताखोर समंदर में उतर गए और वो लॉन्च थोड़ी देर बाद समंदर में किसी दूसरी तरफ चली गई। तकरीबन 15 मिनट में यक के बाद दीगरे दोनों गोताखोर साहिल पर नमूदार हुए। उनके हाथों में 2 जंजीरें थीं। साहिल पर खड़े कारकुन फौरन उनकी तरफ लपके और उनसे जंजीरें लेकर खींचने लगे। चंद मिनटों में ही जंजीरों के दूसरे सिरों पर बंधे 4 बड़े संदूक साहिल पर आ गए। साहिल पर घास से आधा लदा एक ट्रक उल्टा चलता हुआ इन संदूकों के करीबान रुका। कारकुनों ने जल्दी जल्दी वो संदूक उठाकर ट्रक में डाले और उन्हें घास से ढांप दिया और 4-5 असलहा बरदारों के हमरा ट्रक तेजी से रवाना हुआ। उसके आगे 1 और पीछे 5 गाड़ियां थीं। वो ट्रक मराठा मंदिर सिनेमा के करीब एक बड़ी गली में दाखिल हुआ। ट्रक के पीछे चलने वाली गाड़ियों से कारकुन निकलकर ट्रक की तरफ भागे और चारों संदूक 4-4 आदमी उठाए गली में गायब हो गए। हम बड़ी सड़क पर अपनी गाड़ियों में बैठे ये कार्रवाई देख रहे थे। 15 मिनट के अंदर संदूकों वाले आदमी वापस लौट आए और ट्रक उन्हें लेकर रिवर्स में बड़ी सड़क पर आया और तेजी से आगे बढ़ गया। यूसुफ पटेल जो अब तक हमारी गाड़ी में बैठा था अपनी गाड़ी में चला गया और मैं हाजी मस्तान के साथ वापस उसके घर लौट आया। बकिया रात मैंने हाजी मस्तान के घर एक आरामदेह बेडरूम में गुजारी। दिन चढ़े नाश्ते पर हाजी मस्तान ने बताया कि 4 संदूकों में 3 उसके और 1 यूसुफ पटेल का था। सुलह होने के बाद ये उनका पहला मुश्तरका काम था। हर संदूक में 200 किलोग्राम सोने के बिस्किट थे, जिन्हें बैरून मुल्क से आने वाले एक कार्गो जहाज की बड़ी लॉन्च ने उस मुकर्रा जगह पर समंदर में फेंक दिया था। 4 संदूक लंबी जंजीरों से बंधे हुए थे और जगह की सही निशानदही के लिए एक बड़ा स्याह कॉर्क एक संदूक की रस्सी से बंधा सतह समंदर पर तैर रहा था। गोताखोरों ने संदूकों की जंजीरों को उठाकर लॉन्चों के बड़े कुंडों में डाल दिया। चूंकि पानी में वजन बहुत कम हो जाता है, इसलिए लॉन्च उन्हें बआसानी साहिल तक खींच लाई। बाकी कार्रवाई तो मैंने बचश्मे खुद देखी थी। मैंने हाजी मस्तान से पूछा कि मराठा मंदिर सिनेमा तो हिंदुओं के गढ़ में है, वहाँ गोदाम में सोना रखना आपके लिए खतरे का बायस तो नहीं? हाजी मस्तान ने बताया कि सोना उनके गोदाम में नहीं बल्कि सोने के एक बहुत बड़े हिंदू डीलर के गोदाम में रखा गया है।
और उस सोने की कीमत वो पहले ही उस डीलर से वसूल कर चुके हैं। बम्बई में क़याम के दौरान मैंने बम्बई की ज़ेर ज़मीन जिंदगी का खासा मुशाहिदा किया था। यहाँ हर किस्म के गैर कानूनी और नाजायज कारोबार और हर रोज अरबों रुपए इधर से उधर होते हैं। पेशगी अदायगियां महज ज़बानी वादों पर की जाती हैं। इस कारोबार में कहीं भी लिखत पढ़त नहीं होती। मुझे ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुख्तलिफ गुरोहों में जाती जानी दुश्मनियों के बावजूद कारोबार में कोई हेरा फेरी या धांधली नहीं होती। मेरे ख्याल में स्मगलिंग दुनिया का वाहिद बैनुल-अक़वामी कारोबार है जो बगैर बैंक गारंटियों, मुआहिदों और लेटर ऑफ क्रेडिट के सिर्फ ज़बानी वादों पर चलता है और इसमें रोज अफजू तरक्की होती जा रही है। हाजी मस्तान ने बताया कि वो दोनों गोताखोर गोवा के बाशिंदे थे। पहले टेस्ट में तो वो बिल्कुल कामयाब रहे और अब उनकी वफादारी के मजीद 2-3 टेस्ट लेकर आपके मशवरे से उन्हें असल टारगेट यानी विक्रांत को तबाह करने का मिशन सौंपेंगे। उन्हीं दिनों में एक अजीब वाकया हुआ। एक रात 11 बजे के बाद जबकि मैं सोने की तैयारी कर रहा था, बंगले के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया और थोड़ी ही देर में मुहाफिज एक आदमी को पकड़कर बंगले में ले आए। एक मुहाफिज ने मेरे कमरे में आकर बताया कि काफी देर से तो आदमी बंगले के इर्द गिर्द मशकूक अंदाज में घूम रहे थे। जब मैंने महसूस किया कि उनका मकसद जूहू की सैर नहीं और वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते, तो हमने दोनों को बेखबरी में दबोच लिया। इन दोनों के पास पिस्तौल थे। इनमें से एक को तो हमने सर्वेंट क्वार्टर में हाथ पांव बांध कर बंद कर दिया है। दूसरा बार बार ये कह रहा है कि वो आपको जानता है और आपसे मिलने की नीयत से ही दोनों यहाँ आए हैं। ये सोचते हुए कि कहीं वो सचमुच आपके मिलने वाले ही ना हो, हमने उन्हें जिंदा छोड़ दिया है, वरना अब तक इनकी लाशों के टुकड़े यहाँ से मीलों दूर समंदर में फेंक दिए गए होते। मैं हैरान था कि बंबई में मुझसे मिलने की कोशिश करने वाले ऐसे कौन हैं जिन्हें हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल के आदमी भी न जानते हों और न ही उन्होंने उन दोनों का रेफरेंस दिया हो। मैं सोच में पड़ गया। ये DMI, इंटेलिजेंस कोर या CBI के आदमी भी हो सकते थे। ये भी मुमकिन था कि ये हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल के मुखालिफ गिरोहों में से किसी के कारिंदे हों। जब मैं सही तौर पर उन्हें प्लेस न कर सका तो मैंने मुहाफिज को कहा कि उसे मेरे पास ले आओ और अपने साथियों को तैयार रखो, मुमकिन है उन्हें खत्म करना पड़े। मुहाफिज को हिदायत देकर मैंने अपना पिस्टल निकाल कर मेज पर अखबार के नीचे रख दिया। इतनी देर में 2 मुहाफिज उसे पकड़े हुए मेरे कमरे में ले आए। दरमियानी शक्ल सूरत और बंबई के सांवले और म्याना कदो कामत का आदमी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मुहाफिजों के सामने वो मुझसे बात करने से कतराने लगा और पंजाबी में बोला, मैं अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। मुहाफिज पहले ही उसकी तलाशी लेकर उसे गैर मुसल्ला कर चुके थे। मैंने मुहाफिजों को इशारा किया और वो कमरे से बाहर चले गए। मैंने उसे सामने के सोफे पर बैठने का इशारा किया। सोफे पर बैठते ही उसने मेरा असली नाम लिया और कहा कि वो और उसका साथी मेरे महकमे से ही हैं और वो बंबई के ग्रुप का लीडर है। उसकी इस बात ने मुझे और उलझन में डाल दिया। DMI वालों को गिरफ्तारी के दौरान मैंने अपना सही नाम इसलिए बता दिया था कि ताकि अव्वल मेरे महकमे और साथियों को मेरी गिरफ्तारी की इत्तला मिल जाए और दोयम किसी तीसरे मुल्क के जरिए कैदियों के तबादले में शायद मेरा नाम भी आ जाए, जिसकी बहुत ही मोहूम उम्मीद थी। इसी बेयकीनी की कैफियत में मैंने उससे पूछा कि उसके उस साथी के अलावा और कितने आदमी इस इलाके में मौजूद हैं और उनकी गाड़ी कहाँ खड़ी है। उसने बताया कि गाड़ी में 2 आदमी हैं। उसने गाड़ी का नंबर और मेक भी बता दिया। मैंने दोनों मुहाफिजों को इस बात की तस्दीक के लिए भेजा। थोड़ी देर में ही मुहाफिजों ने आकर बताया कि इस नंबर और मेक की गाड़ी बंगले से करीब ही नारियल के दरख्तों के करीब खड़ी है, जिसमें 2 आदमी बैठे हैं। मुहाफिजों ने अपने तौर पर अपना एक आदमी भी उस गाड़ी की निगरानी के लिए वहां छोड़ दिया। मैं अभी तक इसका सही तयन नहीं कर सका था। वो भारतीय एजेंसियों का प्लांटेड भी हो सकता था और ये भी मुमकिन था कि यहाँ पर काम करने वाला गिरोह पकड़ा गया हो और तशद्दुद न सहते हुए डबल किरदार अदा कर रहा हो। मुझे पहले ये यकीन करना था कि ये आदमी क्या वाकई पाकिस्तानी ग्रुप से है। मैंने उसे कहा कि अपना असली नाम, रैंक, कब से यहाँ हो, पाकिस्तान में अपनी जाए रिहाइश और उसकी तफसील, ट्रेनिंग कहाँ ली और अपने सीनियर्स के नाम बताओ। मेरी ये बात सुनकर उसने अपना नाम और अपने आबाई इलाके की तफसील बताई और कहा कि तुम्हारे दूसरे सवालात का जवाब मैं महकमे की हिदायत के मुताबिक हरगिज नहीं दूंगा, सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मैं महकमे का ऑफिसर हूँ। उसने अपना रैंक बताया। बोला, और न्यू नागपाड़े वाले मकान में अक्सर जाता हूँ और वहाँ मुलाजिम मियाँ बीवी की तनख्वाहें भी मैं अदा करता हूँ। मैं तुम्हें शक्ल से नहीं पहचानता। मकान की मुलाजिमा घाटन ने बताया कि चंद आदमी आए थे और बगैर किसी वजह के 200 रुपए देकर चले गए। तुम्हारी तस्वीर और फरार होने का मैं अखबार में पढ़ चुका था। चंद रोज पहले मैंने तुम्हें जूहू की तरफ आते देखा और इतने दिनों की मुसलसल निगरानी के बाद आज तुम तक पहुँच सका हूँ। मैंने दौरान गुफ्तगू
महसूस किया कि उसका मेरे साथ अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा तज़ीक आमेज़ था। वो पंजाबी था और उर्दू में गुफ्तगू करते हुए मुझे तुम कहकर मुखातिब कर रहा था। वो कहने लगा कि बम्बई और गिरदो निवाह के इलाके उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में हैं और यहाँ मुझे उसकी हिदायत के मुताबिक चलना होगा। ये सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। अभी तो उसकी अपनी पोजीशन ही मशकूक थी, लेकिन अगर वो महकमे का ऑफिसर भी होता तो जब तक मुझे अपने महकमे से हिदायत न मिलती तो ये ऑफिसर तो रहा एक तरफ, मैं महकमे के सरबराह की बात भी न सुनता। बंगले के तमाम मुहाफिज और मुलाजिमीन जाग रहे थे। हमें गुफ्तगू करते देखकर वो कॉफी, केक और पैटीज वगैरह ले आए। मैंने मुलाजिमीन के कमरे में बंद उसके साथी को भी बुलवा लिया और उन दोनों को कॉफी पेश की कि ये अखलाक का तकाजा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे महकमे की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली है, लेकिन चूंकि वो इस इलाके का इंचार्ज है इसलिए मुझे उसकी हिदायत पर अमल करना होगा। अब मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसकी आखिरी तस्दीक के लिए उसके बताए हुए पंजाब में उसके रिहायशी इलाके की मखसूस लहजे और अल्फाज की पंजाबी में उससे बातें शुरू की। जवाब में वो सादा पंजाबी बोलने लगा। मैंने उसे कहा कि अपनी आबाई जबान में बोलो। मेरा ये मुतालबा सुनकर वो घबरा गया और अटक अटक कर बोलने की कोशिश करने लगा, जिसमें वो बिल्कुल नाकाम रहा। मैंने उसे पाकिस्तान के पहले सदर का नाम पूछा तो वो घिघियाने लग गया। पाकिस्तान के मुतालिक एक दो और सवाल पूछे तो उसके पसीने छूट गए। मुझे यकीन हो गया था कि ये पाकिस्तानी नहीं और न ही मेरे महकमे से इसका कोई ताल्लुक है, बल्कि ये किसी भारतीय जासूस इदारे का फर्द है। मैंने अखबार के नीचे से पिस्टल उठाया और दोनों को जद में लेकर मुहाफिजों को आवाज दी। मुहाफिजों ने आकर जब मुझे उन पर पिस्टल ताने देखा तो उन्होंने उनको फौरन अपने असलहे की जद पर ले लिया। मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारा पोल खुल चुका है, अपनी असलियत और यहाँ आने का मकसद बता दो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नरमी करूं। पहले तो वो दोनों इधर उधर की हाँकने लगे, लेकिन मुहाफिजों के दो चार ठुड्डे लगते ही पहले वाला बोला, जनाब हमें माफ कर दें, मैं CBI में डिप्टी डायरेक्टर हूँ और ये तीनों मेरे मातहत हैं। नागपाड़े के मकान की मुलाजिमा ने हमें दफ्तर में आकर बताया कि दिल्ली का मफरूर पाकिस्तानी मकान पर आया था और उस दिन से हम आपकी तलाश में थे। मुलाजिमा की बताई हुई तफसील के मुताबिक मैंने आपको गिरफ्तार करने का ये प्लान बनाया था। मेरे पिताजी तकसीम हिंद से पहले उस इलाके में रहते थे जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है। वो तो रवानी से उस लहजे की पंजाबी बोलते थे, लेकिन मैं ये जबान नहीं बोल सकता। अभी भी वो इस मुगालते में था कि मैं उसके रोब में आ जाऊंगा। उसने धमकी आमेज लहजे में कहा, मैंने आपको सब कुछ इसलिए बता दिया है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी फोर्स के आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। आपकी भलाई इसी में है कि खुद को हमारे हवाले कर दें। मैंने अपने तई ये फैसला कर रखा था कि मुकाबला 1 से हो या 100 से, जिंदगी की आखिरी सांस तक गिरफ्तारी न दूंगा। मैंने पहरेदारों को कहा कि इनके मुंह बांध कर इन्हें कोठी के लॉन में खड़ा कर दो। वो उधर गए तो मैंने गैराज में खड़ी गाड़ी से स्टेन गन और 3 मैगजीन उठाए और CBI वालों की गाड़ी की तरफ चल पड़ा। एक पहरेदार मेरे हमरा था। हम चक्कर काट कर गाड़ी के अकब से उसके करीब पहुंचे। 2 आदमी फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। मैंने आहिस्ता से स्टेन गन जमीन पर रख दी और झुकता हुआ ड्राइवर की खिड़की के ऐन नीचे पहुंचकर एकदम उठा और अपने साइलेंसर लगे पिस्टल से एक के बाद दीगरे दोनों की खोपड़ियों में 2-2 गोलियां उतार दी और उनकी लाशों को अकबी फर्श और सीट पर फेंक दिया। रेत पर पहियों के चूंकि वाज़े निशान बन जाते हैं, इसलिए मैंने गाड़ी को बंगले तक ले जाना मुनासिब न समझा। मैंने पहरेदार को कहा कि लॉन में खड़े बाकी दोनों को भी मुहाफिजों समेत यहाँ ले आए। थोड़ी देर में ही मुहाफिज उन दोनों को लिए गाड़ी के पास आ गए। गाड़ी का अकबी दरवाजा मैंने पहले ही खोल रखा था। अपने साथियों की लाशें देखकर उनकी आंखें हलकों से बाहर आ रही थीं। वो बोलना चाहते थे लेकिन उनके मुंह बंधे हुए थे। मैंने मुहाफिजों को कहा कि एक एक करके उनको गाड़ी के पिछले दरवाजे से दाखिल होने की जगह पर ले जाएं। मुहाफिज मेरा मतलब और मकसद समझ चुके थे। एक लम्हा जाया किए बगैर मुहाफिज उन्हें वहां ले गए और मैंने दोनों के सीनों पर ऐन दिल की जगह पर पिस्टल रखकर दोनों को एक एक गोली दाग दी और मुहाफिजों ने दोनों की लाशों को पहली दोनों लाशों पर डाल दिया। मैंने मुहाफिजों को कहा कि पहले लाशों की तलाशी लो। उनकी लाशों से चारों के CBI के कार्ड, 2 पिस्टल और चारों के बटवे मिले। मुहाफिजों ने मेरे कहने पर मेरी स्टेन गन और फालतू मैगजीन गाड़ी की अगली सीट के नीचे रख दी। मुझ पर उस वक्त जुनून तारी था। मैंने मुहाफिजों को कहा कि मेरे बेडरूम से पिस्टल के 2 फालतू मैगजीन और अगर पेट्रोल भरे वरना खाली कैन मुझे ला कर दें। 2 मुहाफिज और ड्राइवर मेरी गाड़ी लेकर मुझे फॉलो करें और 2 मुहाफिज पत्तों वाली शाख से बंगले से इस गाड़ी तक रेत पर कदमों के निशान मिटा दें। बंगले से पेट्रोल भरे 2 कैन और पिस्टल के 2 मैगजीन लिए एक मुहाफिज आ गया, जिसे मैंने साथ की सीट पर बिठा लिया। इस दौरान मेरी गाड़ी लेकर 2 मुहाफिज और ड्राइवर आ गए और 2 मुहाफिजों ने बड़े झाड़ू के साथ रेत पर कदमों के निशान मिटाने शुरू कर दिए। मैंने गाड़ी मोड़ी और न्यू नागपाड़े का रुख किया। हमारे पीछे ही 2 मुहाफिज मेरी गाड़ी में आ रहे थे।
मैंने न्यू नागपाड़े में अपने कवर वाले फ्लैट के बिल्कुल करीब गाड़ी रोकी। पिछली गाड़ी से दोनों मुहाफिज भी हमारे पास आ गए। मैं उन तीनों मुहाफिजों के हमरा अपने फ्लैट पर आया और एक मुहाफिज मुसलसल कॉल बेल बजाने लगा। इस दौरान मैंने अपने पिस्टल में नया मैगजीन डाल दिया था। दरवाजा आधी सोई आधी जागती घाटन ने खोला। इतनी रात गए अचानक मुझे देखकर घाटन घबरा गई और दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन दरवाजा खुलते ही मैंने अपना पांव अंदर रख दिया था। उधर मुहाफिजों ने दरवाजे को धक्का दिया। हम चारों कमरे में दाखिल हो गए। मुहाफिजों ने घाटन पर अपना असलहा तान लिया। मैं दूसरे कमरे में गया। वहां उसका शौहर बेसुध सो रहा था। उसकी कनपट्टी पर मैंने 2 फायर किए। वो उछला और वहीं ढेर हो गया। बाकी दोनों कमरे खाली थे। मैं पहले कमरे में आया। घाटन मुहाफिजों के हिसार में सहमी हुई खड़ी थी। उसने बोलना या चिल्लाना चाहा, लेकिन मैंने उसे मौका दिए बगैर 2 गोलियां उसके माथे पर दाग दी। दहशत से फटी हुई आंखों वाली घाटन बगैर आवाज निकाले फर्श पर गिरने लगी। एक मुहाफिज ने उसे आहिस्ता से थाम कर फर्श पर लिटा दिया, क्योंकि मोटी घाटन के गिरने के धमाके से निचली मंजिल वाले यकीनन चौंक उठते। मैंने मुहाफिजों को कहा कि इन दोनों की लाशों को भी इनकी ही चादरों में लपेट कर मेरी गाड़ी की डिग्गी में डाल दें। 2 फेरों में मुहाफिजों ने ये काम भी कर दिया। इस दौरान मैंने फ्लैट का ताला ढूंढ निकाला और फ्लैट बंद करके हम अपनी गाड़ियों में आ बैठे। मुझ पर उस वक्त फिल हकीकत खून सवार था। इस हालत में अगर मुझे दर्जनों लोगों को भी मारना पड़ता तो मैं दरेग न करता। मुझ में जिंदा रहने की बेइंतहा ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी और अपनी जिंदगी के एवज में बिला तफरीक कसूरवार या बेगुनाह सैकड़ों लोगों को मारने के लिए भी तैयार था। मुझ पर यह जुनूनी कैफियत कई रोज तक तारी रही। पाकिस्तान में CMH के डॉक्टरों ने इसे एक खास नफ्सियाती बीमारी बताया जो भारतीय तशद्दुद के बाद मुझ में पैदा हो गई थी। पाकिस्तान में अद्वियात के मुसलसल 1 साल इस्तेमाल से ये आर्जा दूर हुआ, लेकिन अब भी ये हालत है कि मेरी डिसिप्लिन जिंदगी में खलल डालने और बिला वजह इख्तिलाफ करने वालों से मैं गुस्से में बेकाबू हो जाता हूँ, चाहे वो मेरी औलाद ही क्यों ना हो। मेरी गाड़ी में 6 लाशें पड़ी थीं और उन्हें मैं बेजान कुत्तों से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा था। इन लाशों और गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए मैंने महमूद के स्टूडियो को चुना। मेन रोड से स्टूडियो को जाने वाली चढ़ाई के खात्मे पर गाड़ियों की पार्किंग थी। पार्किंग के साथ ही दफ्तर और फिर स्टूडियो था। कला मंदिर स्टूडियो में आज मैं अपनी कला दिखाना चाहता था। पार्किंग में जाकर मैंने गाड़ी रोकी। चौकीदार के लठ की खटखट करीब आती सुनाई दे रही थी। यकीनन वो अपना राउंड मुकम्मल करके उस तरफ आ रहा था। मैं और मेरे साथी मुहाफिज ने फुर्ती से गाड़ी के अंदर और डिग्गी में पड़ी लाशों पर पेट्रोल डाला और कुछ पेट्रोल गाड़ी की फ्रंट सीट और फर्श पर उंडेल दिया। मैं पेट्रोल की एक पतली धार बनाता हुआ 3 मीटर दूर तक ले आया और उस धार को दिया सलाई दिखा दी। आग यकबयक गाड़ी तक जा पहुंची और सारी गाड़ी को लपेट में ले लिया। गुरखा चौकीदार भागता हुआ गाड़ी की तरफ आया। उधर हम दोनों भागते हुए मेन रोड पर अपनी गाड़ी तक आए और तेजी से जुहू के बंगले की तरफ रवाना हो गए। मैंने मुहाफिजों को अलर्ट रहने और असलहा हाथों में रखने को कहा, क्योंकि ऐन मुमकिन था कि CBI के डिप्टी डायरेक्टर ने सच कहा हो और उसकी फोर्स के आदमी जुहू में मौजूद हों, लेकिन ऐसा कुछ न था। मरते मरते भी ये हिंदू मुझ पर जाली अक्स डालता रहा। इनाम के लालच और अपनी स्पेशल तरक्की की ख्वाहिश में उसने घाटन की इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक महदूद रखा और इसी लालच की वजह से अपने तीनों मातहतों समेत जहन्नम रसीद हुआ। घाटन भी लालच की वजह से ही अपने अंजाम से दो चार हुई। सोया हुआ शख्स नामालूम उसका शौहर था या चाहने वाला, मुखबरी करने में घाटन का शरीकेकार था या लाइल्म, लेकिन ऐसे मौकों पर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। मुझे बहरहाल अपने खिलाफ शवाहिद और हर सबूत मिटाना था, चाहे उसमें कितने ही गुनाहगार या बेगुनाह मारे जाते। बंगले में आकर मैंने चाय बनवाई, डॉक्टर के दिए हुए ट्रैंकुलाइजर खाए और सो गया। सुबह में बिल्कुल ताजा दम था। दिलो दिमाग पर गुज़श्ता रात 6 अफराद को मौत के घाट उतारने का जरा भी असर न था। 11 बजे मैं हाजी मस्तान को मिलने गया और तफसीलन उसे रात का वाकया सुनाया। हाजी मस्तान ने कहा कि सुबह 9 बजे से पहले ही मुहाफिज उसे गुज़श्ता रात की तमाम तफसील बता चुके हैं। मस्तान ने कहा कि अच्छा हुआ जो ये CBI का डिप्टी डायरेक्टर खत्म हो गया, उसने उनके कारोबार को भी नुकसान पहुंचाने में कोई कसर उठा न रखी थी। शाम तक जलने वाली गाड़ी के मुतालिक भी इत्तलात आ गईं। गाड़ी बिल्कुल जल चुकी थी और लाशें नाकाबिले शनाख्त थीं। CBI वाले ताहाल अपने डिप्टी डायरेक्टर और अमले के 3 अरकान के इंचार्ज के अंजाम से बेखबर थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।